लेकिन शायद यह पहला मौका होगा जब देश के किसी बड़े जज के घर से कैश मिलने के आरोप लगे। आज एक ऐसी खबर आई जिसने पूरे देश को हिला दिया, क्योंकि किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इस देश की एक बड़ी अदालत के बड़े जज के घर में करोड़ों रुपए का कैश मिलने का आरोप लग सकता है। दरअसल खबर आई कि दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर भारी मात्रा में कैश मिला है, यह आरोप लगा। और हैरानी की बात यह है कि अभी तक आधिकारिक तौर पर यह जानकारी सामने नहीं आ पाई है कि यह कैश कितना है। कैश की फिगर के नाम पर सिर्फ इतना दावा भर किया गया कुछ लोगों की तरफ से कि यह कैश करीब 15 करोड़ रुपए हो सकता है। यह दावा भी किसने किया कि 15 करोड़ रुपए कैश मिला है, यह आगे आपको बताऊंगा। लेकिन अगर यह दावा सही है तो 15 करोड़ की रकम कोई छोटी रकम नहीं होती बॉस। इस वजह से इस खबर को सुनकर देश का आम नागरिक सन्न है। इस खबर ने न्यायपालिका पर बरसों से कायम लोगों के विश्वास को बुरी तरह हिला दिया है। लोग तो अदालतों को न्याय का मंदिर और वहां बैठे जजेस को न्याय का देवी देवता मान के पूछते हैं। भाई, आम लोगों को भले ही पुलिस अफसर नेता किसी पर भरोसा ना हो, लेकिन जजेस पे तो रहता ही रहता है। आज उनको आप भरोसा भूकंप के झटकों की तरह हिल गया। कौन है वो जस्टिस वर्मा जिनके घर से कैश मिलने का आरोप लगा है? वो कैश अगर मिला तो मिला कैसे? इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की एंट्री हुई तो हुई कैसे? बड़े वकील से लेकर बड़े जज तक इस मामले में क्या कह रहे हैं? संसद तक में इस मामले की गूंज कैसे सुनाई दी? शाम होते होते इस पूरी कहानी में कौन से बड़े ट्विस्ट आ गए? किसने कह दिया कि नोट तो मिले ही नहीं है? और पीएम मोदी का कौन सा 10 साल पुराना काम लोगों को आज याद आ रहा है? ये सब आज आपको इस चैप्टर में देखना चाहिए। लेकिन आज जो दिन में पहले हम घमासान मचा, उसकी एक झलक देखिए। Huge amounts of cash unearthed at the residence of a judge of the Delhi High Court. So I request it's time for the Supreme Court to start looking at issues of how the appointment process should take place. एक सामान्य कर्मचारी के घर पे 15 लाख रुपया मिलता है तो उसको जेल भेजते हैं। 15 करोड़ रुपया कैश मिल रहा है, उसको घर वापसी का इनाम दिया जा रहा है। कि जुडिशरी में करप्शन है और आज से नहीं है, बहुत पहले से। जब से यह खबर आई है, जुडिशरी में करप्शन को लेकर बड़े बड़े सवाल पूछ रहे जा रहे हैं। पब्लिक हैरान है कि यह चल क्या रहा है। कई बड़े सवालों के जवाब अब ढूंढने होंगे, लेकिन पहले आप यह जान लीजिए कि जस्टिस यशवंत वर्मा हैं कौन जिनके घर से भारी मात्रा में कैश बरामद होने का आरोप लगा है। 56 साल के जस्टिस वर्मा साल 1992 में वकील थे। उसके 22 साल के बाद अक्टूबर 2014 में इलाहाबाद हाईकोर्ट में एडिशनल जज बने। फरवरी 2016 में इलाहाबाद हाईकोर्ट में परमानेंट जज बना दिए गए। अक्टूबर 2021 में दिल्ली हाईकोर्ट में उनका ट्रांसफर हुआ। दिल्ली हाईकोर्ट में दूसरे सबसे सीनियर जज हैं। मौजूदा वक्त में जस्टिस वर्मा दिल्ली हाईकोर्ट में डिवीजन बेंच को हेड कर रहे हैं। वो सेल्स टैक्स, जीएसटी, कंपनी अपील से जुड़े केस देख रहे हैं। आज जब जस्टिस वर्मा से जुड़ी खबर सामने आई तो वो कोर्ट नहीं आए, कहा गया कि वो छुट्टी पर है। उधर जस्टिस वर्मा के दिल्ली हाईकोर्ट से ट्रांसफर की भी खबर आ गई। खबर आई कि सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम मीटिंग में जस्टिस वर्मा के ट्रांसफर का फैसला हुआ। जस्टिस वर्मा को इलाहाबाद हाईकोर्ट में ट्रांसफर करने की कार्रवाई शुरू हो गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट से ही जस्टिस वर्मा का दिल्ली हाईकोर्ट में ट्रांसफर हुआ था। इतनी गंभीर घटना के एक्शन के तौर पर सिर्फ ट्रांसफर हुआ। भाई, पब्लिक में गुस्सा भड़क गया कि क्या है भाई। आपने सुना, वकील तक कह रहे थे कि 15 लाख रुपया मिल जाए तो आम आदमी का क्या हाल होता है। और वो वकीलों का दावा है कि भाई 15 करोड़ रुपया मिल गया। अब ये सही है नहीं है वो तो जांच में पता चलेगा, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो भाई लोग कह रहे हैं कि ये क्या है कि एक ट्रांसफर होकर छोड़ दिया। लोग इस बात पर हैरानी जताने लगे कि एक जज के घर से भारी मात्रा में कैश मिला, उन पर एक्शन के नाम पर ट्रांसफर हुआ खाली। यानी जो जज सवालों के घर में हैं वो अब भी पद पर तो बने ही रहेंगे, बस उनका ट्रांसफर हो गया। लेकिन बॉस, ये जो ट्रांसफर वाली खबर है इसमें भी एक पेंच है। इसमें भी शाम होते होते एक ट्विस्ट आ गया। वो आगे बताऊंगा क्या ट्विस्ट आया। लेकिन ये खबर जब इलाहाबाद हाईकोर्ट तक पहुंची तो वहां बार एसोसिएशन ने बवाल काट दिया, खूब नाराजगी जताई। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने बैठक के बाद प्रेस रिलीज जारी की, जिसमें जस्टिस यशवंत वर्मा के ट्रांसफर को लेकर बेहद तीखी बात लिखी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने लिख दिया
कि हम इस बात से हैरान हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को वापस इलाहाबाद उच्च न्यायालय में ट्रांसफर कर दिया। हम कोई डस्टबिन है क्या? हम कोई कूड़ाघर है क्या कि यहां भेज दिया? हम कोई कूड़ाघर नहीं है। न्यायपालिका पर जनता के भरोसे को बहुत नुकसान पहुंचा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में पहले से कई समस्याएं हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम कूड़ेदान हैं। हम इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं है। मतलब इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील जो हैं, बार एसोसिएशन जो है, वो भड़क गया भाई, क्योंकि उनको लगा कि भाई ये ट्रांसफर हुआ है इस मामले में, तो वहां कुछ गड़बड़ की तो यहां क्यों भेज दिए भाई। वो इस बात से नाराज थे। एक बार बार एसोसिएशन के अध्यक्ष को सुनिए, फिर बताऊंगा कि जस्टिस वर्मा के ट्रांसफर की ये जो कहानी है, इसमें शाम होते होते क्या ट्विस्ट आ गया। एक सामान्य कर्मचारी के घर पे 15 लाख रुपया मिलता है तो Only 29 rupees. 6 days Vedic Maths Summer Camp. Don't calculate in a slow way. Enroll course and master top speed. क्या हाईकोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट क्या डस्टबिन है, कचरा बिन है? दोपहर तक जस्टिस वर्मा के ट्रांसफर की बात हर जगह फैल चुकी। वकील से लेकर लोग तक नाराज हो रहे थे। लेकिन फिर आया कहानी में पहला ट्विस्ट। हाँ बॉस, पहला ट्विस्ट, क्योंकि कई ट्विस्ट आए। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह सफाई आई कि जस्टिस वर्मा के ट्रांसफर का कैश कांड से कोई लेना देना ही नहीं है। फिर यह खबर आई कि अभी तो उनका ट्रांसफर का फैसला भी नहीं लिया गया है। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम को जस्टिस वर्मा को ट्रांसफर करने का प्रस्ताव मिला है। इस प्रस्ताव पर कॉलेजियम को अभी फैसला लेना है। यानी जस्टिस वर्मा पर एक्शन तो छोड़िए, उनका ट्रांसफर भी अभी तक नहीं हुआ। अब पब्लिक अलग नाराज। पहले उनको लग रहा था कि कम से कम ट्रांसफर हुआ है, कुछ तो एक्शन हुआ। अब पता चल रहा है कि ट्रांसफर हुआ भी नहीं है, ट्रांसफर पर ऑफिशियल फैसला भी नहीं हुआ है। तो पब्लिक पूछ रही है कि बॉस, अगर इतना बड़ा आरोप लगा है तो ट्रांसफर हुआ, कोई दूसरा एक्शन क्यों नहीं हुआ? कहा जा रहा है कि इसमें जांच हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वर्मा को लेकर जो बयान जारी किया है, उसमें मामले की जांच की बात भी कही है। कहा गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि जानकारी मिलने पर दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने इस मामले में ऑलरेडी इन हाउस जांच शुरू कर दी। दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने इस मामले में सबूत और जानकारी जुटाई। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने 20 मार्च से पहले ही यह जांच शुरू कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आज जांच रिपोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को सौंपेंगे। इस रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट के बयान में साफ लिखा है कि ऑन रिसीविंग द इंफॉर्मेशन, दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने जांच शुरू कर दी। यानी कुछ जानकारी मिली, भाई खबर तो आज आई, लेकिन जांच पहले से चल रही थी। दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने ऑलरेडी जांच शुरू कराई थी, तो उनको भी कुछ जानकारी मिली होगी, तभी ना जांच शुरू कराई। नहीं तो हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस पहली नजर में मामले को खारिज कर देते कि ना, ऐसा हुआ ही नहीं। अब कुछ लोग इस बात से भी हैरान हैं कि जस्टिस वर्मा के घर 14 मार्च यानी होली वाले दिन रात को आग लगी थी। तो यह खबर आज 7 दिन बाद मीडिया में सामने कैसे आ रही है? क्या इतने दिन इस खबर को दबाकर रखा गया? यह भी सवाल उठ रहा है। और इन सवालों के बीच एक गजब खबर और आ गई। कहानी में ट्विस्ट नंबर 2। आगजनी की घटना पर फायर डिपार्टमेंट ने रिपोर्ट जारी की, जिसमें डिटेल्स ऑफ अफेक्टेड एरिया में यह कहा गया कि आग स्टोर रूम में लगी थी, कुछ कागज और कुछ सामान जला। इसके अलावा दिल्ली फायर सर्विस के चीफ अतुल गर्ग ने कहा कि आग बुझाने के दौरान कोई कैश मिला ही नहीं। कहानी में इतना बड़ा ट्विस्ट आ गया। भाई फायर डिपार्टमेंट के लोग कह रहे हैं कि पैसा तो मिला ही नहीं वहां जज साहब के घर से। यानी इस रिपोर्ट और इस तरह के बयान के जरिए ऐसा लग रहा है कि फायर ब्रिगेड की रिपोर्ट में तो कैश का कोई जिक्र ही नहीं है। इसके साथ ही यह सवाल उठने लगा कि क्या जस्टिस वर्मा के घर कैश मिला भी या नहीं। ऊपर से आज सुप्रीम कोर्ट ने भी यह कह दिया कि जस्टिस वर्मा के घर आग के मामले में गलत जानकारी और अफवाह फैलाई जा रही है। लेकिन फिर 3 सवाल उठते हैं। पहला सवाल, जब 14 मार्च को आग लगी थी और फायर डिपार्टमेंट की जो रिपोर्ट आई उस पर 21 मार्च की तारीख है, यानी 7 दिन बाद फायर डिपार्टमेंट की यह रिपोर्ट सामने आई, जिसमें कहा गया है कि उस दिन तो कोई कैश मिला ही नहीं था। 7 दिन बाद इस रिपोर्ट आने का क्या मतलब? और अगर कोई कैश मिला नहीं था तो यह कैश की कहानी कैसे बाहर आई? 7 दिन फायर डिपार्टमेंट क्या कर रहा था? दूसरा सवाल, अगर जस्टिस वर्मा के घर पर कुछ मिला ही नहीं, ये बातें सिर्फ अफवाह हैं, तो फिर इन हाउस जांच किस बात की बैठाई गई है? जांच हो किस बात की रही है फिर? भाई फायर डिपार्टमेंट कह रहा है कुछ भाई मिला ही नहीं है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ऑलरेडी इस मामले की जांच तो दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस करा ही रहे, तो जांच किस बात की करा रहे भाई? किसके कहने पे जांच हो रही है जब कुछ मिला ही नहीं है?
तीसरा सवाल, क्यों इलाहाबाद हाईकोर्ट का बार एसोसिएशन भड़का हुआ है? 15 करोड़ कैश मिलने का दावा बार एसोसिएशन क्यों कर रहा है? यानी बहुत सारे सवालों के अभी जवाब मिलने बचे हुए हैं। जस्टिस वर्मा को लेकर जो आरोप लगे हैं कि उनके घर से कैश मिला है, तो इस मामले में उन्हें कुछ सवालों के जवाब देने होंगे। उन्हें बताना चाहिए कि यह कथित कैश उनके पास कहां से आया, अगर मिला है तो उस कैश का हिसाब देना होगा, यह बताना होगा कि यह अनअकाउंटेड कैश तो नहीं है। आपके मन में भी सवाल होगा कि जैसे नेताओं को अपनी संपत्ति घोषित करनी होती है, भाई एक चीज ये भी आपको मान के चलना होगा, हो सकता है कि भाई जस्टिस वर्मा का अपना पैसा हो, यह भी तो हो सकता है, या कोई और चीज का पैसा रखा हुआ हो घर में। तो इसलिए पूरी तरह से यह नहीं कहा जा सकता कि भाई पैसा मिल गया इसका मतलब कुछ करप्शन ही हुआ है। लेकिन अभी तो पहले यह तय होना कि पैसा मिला या नहीं मिला। हालांकि आपके मन में सवाल भी होगा कि जैसे नेताओं को अपनी संपत्ति घोषित करनी होती है, जैसे अधिकारियों को अपनी संपत्ति की जानकारी देनी होती है, वैसे क्या जजेस को भी अपनी संपत्ति सार्वजनिक करनी होती है या उन्हें कोई हिसाब देना पड़ता भी या नहीं? नियम के मुताबिक साल 1997 में 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने खुद यह फैसला किया था कि सभी जजेस को अपनी संपत्ति को डिक्लेयर करना चाहिए या करना होगा। साल 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रस्ताव पारित किया कि जजेस की संपत्ति की जानकारी कोर्ट के आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी या नहीं की जाएगी, यह पूर्णतः जज की मर्जी पर निर्भर करे। साल 2009 में ही दिल्ली हाईकोर्ट ने भी एक प्रस्ताव पारित किया और सभी जज इस पर सहमत हुए कि वो अपनी संपत्ति की जानकारी सार्वजनिक करेंगे। साल 2024 में एक आरटीआई के हवाले से दावा किया गया कि देश भर के सभी हाईकोर्ट जजेस में से सिर्फ 13% जजेस ने अपनी संपत्ति की जानकारी पब्लिक डोमेन में दी हुई। यानी देश के 25 हाईकोर्ट में 749 जजेस हैं, उनमें से 98 जजों ने अपनी संपत्ति की जानकारी सार्वजनिक की थी, बाकी ने नहीं की। यह आरटीआई में बात सामने आई। अब यही पब्लिक को जो है वो नागवार गुजरने लगता है कि भाई जजेस का अपॉइंटमेंट जजेस करेंगे, सारे नेता चुनाव लड़ेंगे तो हलफनामा देंगे कि मेरे पास इतनी संपत्ति है, लेकिन जुडिशरी, न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, ये तीन अहम हिस्सा हैं और उसमें जुडिशरी में जजेस जो हैं उनकी मर्जी पर डिपेंड करेगा कि बताएंगे कि नहीं बताएंगे। और उस मर्जी में भी लोग अपनी मर्जी से बता तो रहे नहीं है, ये तो भाई निकल के आ रहा है। जस्टिस यशवंत वर्मा पर जो आरोप लगे हैं उसके बाद न्यायपालिका को लेकर बहस शुरू हो गई। बात पैसे पर हो रही है तो आपको बताते हैं कि देश में जजेस को कितनी सैलरी मिलती है। यह भी आपको जानना चाहिए कि भाई जजेस को कितना पैसा मिलता है, कितनी सैलरी मिलती है, यह भी तो आपको पता होना चाहिए कि भाई किसी के भी घर से, इस केस को भी छोड़ दें तो जजेस को क्या सहूलियतें होती है। तो अगर आप सैलरी देखेंगे, एक तो होते हैं चीफ जस्टिस जिनकी सैलरी थोड़ी अलग होती है और एक होते हैं बाकी जज, उनकी सैलरी अलग होती है। तो अगर आप सुप्रीम कोर्ट में देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं चीफ जस्टिस, उनकी सैलरी होती है 2,80,000 रुपए। ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सैलरी आपको बता रहा हूं, प्लस अलाउंस, प्लस अलाउंस। इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट के जो बाकी जज हैं उनको मिलता है 2.5 लाख रुपया प्लस अलाउंस, 2,50,000 रुपए। अब अगर आप हाई कोर्ट चले जाएं, हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं उनको मिलता है 2.5 लाख रुपीस, यानी 2.5 लाख रुपया प्लस अलाउंस। और इसी तरह से हाई कोर्ट के जज को जो है वो मिलता है 2,25,000 रुपए, 25K प्लस अलाउंस। तो यही जो है जिन जस्टिस वर्मा की बात हो रही है कि भाई उनके घर से कैश मिल गया इतना बड़ी संख्या में, बार एसोसिएशन के लोग कह रहे हैं कि 15 करोड़ रुपया कैश मिल गया, उनकी सैलरी यही है 2,25,000 रुपए प्लस अलाउंस। यह पहली बार नहीं है जब किसी जज पर ऐसे आरोप लगे। इससे पहले भी कई न्यायाधीशों पर गंभीर आरोप लग चुके हैं। आपको कुछ पुराने केसेस याद दिलाता हूं। कलकत्ता हाईकोर्ट के पूर्व जज सौमित्र सेन देश के पहले ऐसे न्यायाधीश हैं जिनके खिलाफ महाभियोग चलाया गया था। सौमित्र सेन पर 1993 में कोर्ट रिसीवर के रूप में 32 लाख रुपए हड़पने का आरोप लगाया गया था। 3 जजेस की जांच समिति ने सौमित्र सेन को दोषी पाया था। 2008 में तत्कालीन सीजेआई केजी बालाकृष्णन ने प्रधानमंत्री से सौमित्र सेन के खिलाफ महाभियोग चलाने की सिफारिश की। अगस्त 2011 में सौमित्र सेन के खिलाफ राज्यसभा में महाभियोग प्रस्ताव पास हुआ। सितंबर 2011 में लोकसभा में महाभियोग प्रस्ताव पर विचार किए जाने से पहले ही सौमित्र सेन ने इस्तीफा दे दिया।
इसी तरह से दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व जज शमित मुखर्जी का भी केस है। शमित मुखर्जी को करोड़ों रुपए के भूमि घोटाले में सीबीआई ने 2003 में गिरफ्तार कर लिया था। आरोप लगने के बाद जस्टिस शमित मुखर्जी ने इस्तीफा दे दिया था। यह पहली बार था जब किसी जज को सीबीआई ने गिरफ्तार किया। बाद में मेडिकल कंडीशन के आधार पर शमित मुखर्जी को जमानत मिल गई। 2008 में दिल्ली की एक दूसरी अदालत ने शमित मुखर्जी के खिलाफ आरोप तय किए थे। शमित मुखर्जी पर आरोप है कि डीडीए की जमीन का अतिक्रमण करने वाले व्यक्ति से उन्होंने रिश्वत ली थी। इसी तरह से पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की पूर्व जस्टिस निर्मल यादव पर भी करप्शन के आरोप लगे थे। इस केस के बारे में भी आपको याद दिलाता हूं। 13 अगस्त 2008 को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की जस्टिस निर्मलजीत कौर के घर पर 15 लाख रुपए पहुंचाए। तत्कालीन एडवोकेट जनरल के मुंशी प्रकाश राम 15 लाख रुपए लेकर जस्टिस निर्मलजीत कौर के घर आए थे। निर्मलजीत कौर ने फौरन पुलिस को फोन किया और 15 लाख रुपए के साथ मुंशी को पुलिस के हवाले कर दिया। दरअसल 15 लाख रुपए जस्टिस निर्मल यादव के लिए भेजे गए थे, लेकिन गलती से जस्टिस निर्मलजीत कौर के पास पहुंच गए। मामला सामने आने के बाद जस्टिस निर्मल यादव के खिलाफ जांच शुरू हुई, जो अभी तक जारी है। यानी पहले भी जजेस पर करप्शन के आरोप लगते रहे, लेकिन कभी आपने सुना है कि जुडिशरी में करप्शन को लेकर कभी गंभीर चर्चा हुई हो, कोई एक्शन हुआ हो? उनकी सुनवाई में तेजी ही नहीं आती। दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस एसएन ढींगरा ने कहा कि जजेस के खिलाफ हो रही जांच अगर पूरी हो जाए तो एक उदाहरण जनता के सामने बनेगा। सुनिए। इनकी केस, जजों के ऊपर भी जो केस है वो कितने सालों चलते हैं। वो निर्मल यादव का केस 2008 का है, वो आज तक चल रहा है। और शमित मुखर्जी का केस को चलते हुए तो 25 साल हो गए। आप सोचिए कि हाई कोर्ट अपने अधीनस्थ न्यायाधीशों को ये नहीं कह सकता कि ये जजों के केस जल्दी करो, ताकि एक उदाहरण बने। पब्लिक को इसी बात को लेकर अफसोस होता है कि जुडिशरी सबको सब कुछ बताती है कि भाई मीडिया को ऐसे काम करना चाहिए, नेताओं को ऐसे काम करना चाहिए, सरकारों को ऐसे चलना चाहिए, लेकिन अपने ऊपर भी क्या न्यायपालिका उस तरह से काम कर रही है कि एक नजीर पेश हो, एक उदाहरण पेश हो? जिन जजेस पर आरोप लगे कि भाई भ्रष्टाचार किया, उनके केसेस चले जा रहे हैं, खत्म ही नहीं हो रहे। भाई उनको तो पहले निपटाओ, कि ताकि एक मिसाल पेश हो कि भाई देखिए अगर कोई जज ऐसा करता है तो क्या से क्या हो सकता है, या अगर नहीं किया तो क्लियर हो कि भाई ऐसा किया ही नहीं, खत्म मामला। जस्टिस वर्मा के मामले के बाहर आते ही न्यायपालिका में भ्रष्टाचार पर नई बहस छिड़ गई। इसके साथ ही न्यायपालिका को लेकर लंबे समय से जो सवाल उठते आ रहे हैं वो फिर। Welcome to episode 4 of The Changemakers with Forbes India and Hilton. The role of storytelling. सिर्फ जजों का कॉलेजियम ही क्यों करता है, ये फिर से सवाल उठा। ये भी चर्चा होती है कि जुडिशरी में भाई भतीजावाद होता है। जजों की नियुक्ति में पक्षपाती रवैये का भी सवाल उठता रहा है। जजों की नियुक्ति को पारदर्शी बनाने के लिए ही नरेंद्र मोदी साल 2014 में NJAC यानी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन बिल लेकर आए थे। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजेस की नियुक्ति करने के लिए एक आयोग बनाया गया था। इस आयोग में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया समेत 6 सदस्य थे, जिसमें चीफ जस्टिस के अलावा 2 वरिष्ठतम जज, कानून मंत्री और सिविल सोसाइटी के 2 लोग शामिल थे। यह कानून अप्रैल 2015 से लागू हुआ और 26 अक्टूबर 2015 को सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने 4-1 के बहुमत से NJAC के कानून को ही रद्द कर दिया। आज पब्लिक याद कर रही है बॉस कि नरेंद्र मोदी ने जो काम शुरू किया था कि जुडिशरी पर लोगों का विश्वास और बढ़ेगा बॉस। ये जो भाई भतीजावाद का आरोप लगता है कि अपने में कर लिया अपॉइंटमेंट, ये क्या हिसाब चल रहा है बॉस, ये जो आरोप लगता है ये सब खत्म हो जाता। अगर NJAC जैसा कोई सिस्टम होता तो शायद जजों की नियुक्ति को लेकर जो टकराव होता रहा है वो फिर या होता रहा है वो ना होता। सिस्टम पारदर्शी तरीके से काम करता। न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति के अलावा ऐसे कई मुद्दे हैं जिस पर आम पब्लिक के मन में यह धारणा है कि इसमें सुधार होना चाहिए, जैसे पेंडिंग केस, देरी से न्याय मिलना। इसके अलावा कई बार जब रात को किसी विशेष मामले में अदालतें खुलती हैं तो पब्लिक के मन में सवाल आता है बॉस कि करोड़ों केस पेंडिंग हैं और फलाने केस में तो रात में लोग पहुंचे और केस खुल गया, सुनवाई हो गई। न्यायपालिका में भ्रष्टाचार से लेकर नियुक्ति तक में पारदर्शिता होनी चाहिए। यह बात खुद कपिल सिब्बल जैसे वरिष्ठ वकील भी मान रहे हैं। सुनिए। The issue of corruption within the judiciary is a very serious issue, and this is not something that has been articulated by senior counsel and lawyers in this country for the first time. It's been going on for years, and public statements have been made. So I think that it's time for the Supreme Court to start
looking at issues of how the appointment process should take place, that it should be more transparent, appointments should be more carefully done. दिल्ली हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा के घर से मिले कथित कैश पर तरह तरह की बातें तो हो रही, इस पर पॉलिटिक्स भी हो रही। कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने कहा कि जज साहब के घर से कैश की बरामदगी का मामला बेहद संगीन है। जस्टिस वर्मा उन्नाव रेप केस समेत कई गंभीर मामलों की सुनवाई कर रहे थे। यह पैसा किसका है और जज साहब को क्यों दिया गया? वैसे ईडी सीबीआई से बेहतर काम तो फायर ब्रिगेड कर रही है, उन्होंने यह कह दिया तंज करते हुए। यानी अब जस्टिस यशवंत वर्मा ने किन किन मामलों की सुनवाई की है, उसके हिसाब से राजनीतिक नैरेटिव बनाने की कोशिशें हो रही। इसका जवाब बीजेपी के अमित मालवीय ने भी दिया। अमित मालवीय ने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा ने शिबू सोरेन पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों पर सीबीआई जांच पर रोक लगा दी। यानी सब अपने अपने हिसाब से उनके केसेस याद दिला रहे हैं। कांग्रेस नेता उदित राज ने मामले में न्यायपालिका पर तंज करते हुए लिखा कि दिल्ली हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा के घर इत्तेफाक से आग लगी, इत्तेफाक से आग बुझाने वालों को नोटों का पहाड़ मिला, इत्तेफाक से मामला लोगों की नजर में आ गया, इत्तेफाक ही था कि सीजेआई खन्ना ने संज्ञान लिया, इत्तेफाक ही था कि जिस इलाहाबाद हाईकोर्ट से आए थे वहीं ट्रांसफर कर दिया ताकि दिल्ली से दूर जाकर भ्रष्टाचार करें। वर्मा जी अब बड़ा नोटों का पहाड़ बनाने के लिए राजधानी से दूर चले गए। फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, जो पकड़ा गया वो चोर, बाकी सब ईमानदार। ये कांग्रेस के नेता लिख रहे हैं। हाईकोर्ट के जज से जुड़े मामलों की गूंज आज संसद में भी सुनाई। राज्यसभा में आज दिल्ली हाईकोर्ट के सिटिंग जज के घर से कैश मिलने के मुद्दे पर कई सदस्यों ने अपनी बात रखी। साथ ही इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक जज की रेप केस पर टिप्पणी का भी मामला उठा, जिसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। राज्यसभा सांसदों ने न्यायपालिका की जवाबदेही को लेकर चर्चा की मांग की, साथ ही सरकार से इस पर काम करने के लिए भी कहा। जयराम रमेश को भी सुनिए, फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज के बारे में बताता हूं। Huge amounts of cash unearthed at the residence of a judge of the Delhi High Court. Earlier, 50 members of parliament have submitted a notice to you regarding certain remarks that were made by a judge of the Allahabad High Court. I request that you please make some observations on this and give necessary directions to the government to come up with a proposal for increasing judicial accountability. आप सोचिए बॉस, सोशल मीडिया पर बहस छिड़ी हुई है, संसद में मामला उठ रहा है, लेकिन क्या कहा जा रहा है भाई कि अभी मामले की जांच हो रही है और तब तक जज साहब अपने पद पर बने हुए हैं। कोई दूसरा केस होता, आरोप लगता, जांच आप करा रहे हैं, तब तक उनको सस्पेंड करते ना बॉस। किसी अधिकारी पर होता तो सस्पेंड करते कि नहीं करते, लेकिन जज साहब पद पर बने हुए हैं। आप सोचिए, जो आप ये सुनेगा और मान लीजिए उनका उस आदमी का केस लगा हुआ है जस्टिस वर्मा के कोर्ट में, वो जाएगा तो क्या सोचेगा कि इस आदमी पे भरोसा करूं या ना करूं? मामला आदमी का नहीं है, इंडिविजुअल का नहीं है, पूरे सिस्टम पे सवाल खड़े होने लग जाएंगे भाई। दूसरे लोगों की तरफ भी लोग देखेंगे कि भाई ये मेरे पक्ष में फैसला नहीं आया, ये आदमी भी वैसा तो नहीं है, इसके घर में जांच करो क्या है नहीं है। ये बहुत गंभीर मामला है और जिस तरह का रिएक्शन आ रहा है, जिस तरह की प्रतिक्रिया आ रही है अदालतों से, वो उस लेवल की चीज नहीं है जो पब्लिक में रिस्टोर करे उस विश्वास को। इस देश में न्यायपालिका को लेकर जब इतने गंभीर सवाल उठते हैं तो यह बहुत खतरनाक हो जाता है, क्योंकि अगर जजेस पर से, न्याय व्यवस्था पर से विश्वास उठ गया पब्लिक का, तो फिर मामला ही भयंकर गड़बड़ा जाएगा लोकतंत्र। और सवाल सिर्फ जुडिशरी में करप्शन है या नहीं है इसका नहीं है। आजकल जजों की टिप्पणी भी कई बार ऐसी हो रही है जो लोगों को हजम नहीं हो रही भाई। जैसे दिल्ली हाईकोर्ट के जज के साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा चर्चा में। जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा इसलिए चर्चा में हैं क्योंकि उन्होंने रेप केस की सुनवाई के दौरान ऐसी टिप्पणी की जिसकी बड़ी चर्चा हो रही है। कई लोग जस्टिस मिश्रा की टिप्पणी से आहत भी हैं, खासकर महिलाओं का कहना है कि यह असंवेदनशील टिप्पणी है। दरअसल 17 मार्च को रेप केस की सुनवाई करते हुए जस्टिस मिश्रा ने कहा था कि ब्रेस्ट को पकड़ना, उसके यानी पीड़ित के पजामे का नाड़ा तोड़ना और उसे पुलिया के नीचे खींचने का प्रयास करना रेप या रेप की कोशिश का आरोप लगाने के लिए पर्याप्त नहीं है। रेप की कोशिश का आरोप लगाने के लिए यह साबित करना होगा कि यह तैयारी के चरण से आगे की बात थी। अपराध करने की तैयारी और वास्तविक प्रयास के बीच अंतर होता है। जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा की इस टिप्पणी से हंगामा खड़ा हो गया भाई कि किसी लड़की का नाड़ा खोल दिया जाए, उसके स्तन दबा दिए जाएं, मतलब इस तरह से उसके साथ बर्ताव हो, यह रेप का प्रयास नहीं है। पब्लिक के साथ साथ नेताओं के रिएक्शन आने लगे। सुनिए लोग क्या कह रहे हैं।
इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक जजमेंट आया है जिसमें कहा गया है कि लड़की के कपड़े फाड़ना या उसके प्राइवेट पार्ट्स को छूना रेप या रेप की कोशिश का मामला नहीं है। लड़की का निर्वस्त्र होना या लड़की को मजबूरन निर्वस्त्र करना हमला या दुर्व्यवहार का मामला बनता है। कोई भी ऐसी बात सुनेगा तो उसके गले से बात थोड़ी नीचे उतरेगी। ऊपर से इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज साहब के इस कमेंट के बाद लोग कंफ्यूज हैं। जनता ये सोच के परेशान है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मिश्रा की टिप्पणी के हिसाब से चलें या फिर भारतीय न्याय संहिता के हिसाब से चलें। आप देखिए, बीएनएस की धारा 78 के मुताबिक अगर पुरुष किसी महिला को घूर रहा है, पीछा कर रहा है, तो यह भी अपराध की श्रेणी में आता है। जबकि इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज कह रहे हैं कि नाड़ा खोलना, ब्रेस्ट दबाना रेप या रेप की कोशिश का मामला नहीं है। इन दोनों में से कौन सी टिप्पणी जो है वो पब्लिक मान के चले? भाई, घूरना तक अगर अपराध है तो इतनी बड़ी बड़ी चीजें क्या रेप के प्रयास के तौर पर नहीं देखी जाएंगी? अगर कोई किसी पर रेप अटेम्प्ट करता है तो बिना घूरे या देखे तो नहीं करेगा। इसी वजह से घनघोर कंफ्यूजन है पब्लिक के बीच। आप ये भी देखिए कि इधर ये कंफ्यूजन है, दूसरी तरफ देश की अदालतों में पेंडिंग केसेस की संख्या बढ़ती जा रही है। नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड के मुताबिक आप पेंडिंग केसेस देखिए भाई, जो अदालतों में पेंडिंग केस हैं सुप्रीम कोर्ट में, अगर आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट में 81,598 केस पेंडिंग। आप सोचिए बॉस, 81,598 केस पेंडिंग और 7,869 केस तो ऐसे हैं जो 10 साल से ज्यादा समय से पेंडिंग है। अगर आप हाईकोर्ट को देखेंगे, हाईकोर्ट में क्या स्थिति है? हाईकोर्ट में तो 62,50,334 केस पेंडिंग है, 334। और इसमें से 60,000 से ज्यादा केस 30 साल से पेंडिंग है। 30 साल से बॉस, 60,000 से ज्यादा केस। देश की निचली अदालतों में अगर आप देखेंगे, निचली अदालतें, वहां 4,55,00,000 प्लस केस पेंडिंग है। 4,55,00,000, और इसमें 1,00,000 से ज्यादा केस ऐसे हैं जो 20 साल से पेंडिंग है बॉस। और इस वक्त जो स्थिति बनी हुई है उसमें ऐसा लगता है, मतलब एक परसेप्शन है लोगों का कि भाई जजेस जो है ना वो एक अलग आइलैंड पे बैठे हुए हैं। ऐसा लोगों को लगता है कि मैंने फैसला दे दिया, इस पे कोई बोलेगा नहीं, कोई कुछ करेगा नहीं। इस तरह का माहौल लोगों को लगता है। अवमानना का नोटिस आ जाएगा, कोई कुछ बोल देगा तो बाप रे बाप क्या ही हो जाएगा। नियुक्ति अपनी हम खुद करेंगे, अपनी जांच हम खुद करेंगे। जब तक जांच चल रही है तब भी जज जो है वो कुर्सी पे बैठे हुए हैं, जिसके कभी रात में कोर्ट खुल जाएगा, कभी नहीं खुलेगा, कभी इतने करोड़ों केस पेंडिंग हैं। मतलब ये जजेस को देखना होगा बॉस। आपकी तरफ लोग देखते इतना विश्वास के साथ, और वो विश्वास इतना भी चुन्नू सा भी अगर हिल रहा है ना, तो ये हाईकोर्ट जज के घर से नोटों के बंडल मिलने का आरोप, लेकिन शाम होते होते गजब ट्विस्ट पर ट्विस्ट कैसे आ गया। उधर सुप्रीम कोर्ट जज की जांच करा रहा, इसी बीच किसने कह दिया कि भाई नोट तो मिले ही नहीं थे। कौन कौन से केस देख रहे हैं जस्टिस वर्मा जिनके घर से नोट मिलने के आरोप से हंगामा मचा है? न्यायपालिका में भ्रष्टाचार पर महाबहस शुरू हुई तो मोदी का सबसे बड़ा कौन सा एक्शन याद आ गया पब्लिक को? सबसे पहले इसका चर्चा। बड़े बड़े नेता से लेकर अधिकारी तक के घर से कैश मिलने की खबरें आपने कई बार सुनी। लोग खबर सुनते हैं तो थोड़ी देर के लिए चौंकते हैं, लेकिन फिर नॉर्मल भी हो जाते हैं कि भाई नेता हैं, अधिकारी हैं, इनके यहां से तो मिलेगा ही, इसमें क्या है। लेकिन शायद ये पहला मौका होगा जब देश के किसी बड़े जज के घर से कैश मिलने के आरोप लगे। आज एक ऐसी खबर आई जिसने पूरे देश को हिला दिया, क्योंकि किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इस देश की एक बड़ी अदालत के बड़े जज के घर में करोड़ों रुपए का कैश मिलने का आरोप लग सकता है। दरअसल खबर आई कि दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर भारी मात्रा में कैश मिला है, यह आरोप लगा। और हैरानी की बात यह है कि अभी तक आधिकारिक तौर पर यह जानकारी सामने नहीं आ पाई है कि यह कैश कितना है। कैश की फिगर के नाम पर सिर्फ इतना दावा भर किया गया कुछ लोगों की तरफ से कि यह कैश करीब 15 करोड़ रुपए हो सकता है। यह दावा भी किसने किया कि 15 करोड़ रुपए कैश मिला है, यह आगे आपको बताऊंगा। लेकिन अगर यह दावा सही है तो 15 करोड़ की रकम कोई छोटी रकम नहीं होती है बॉस। इस वजह से इस खबर को सुनकर देश का आम नागरिक सन्न है।
इस खबर ने न्यायपालिका पर बरसों से कायम लोगों के विश्वास को बुरी तरह हिला दिया है। लोग तो अदालतों को न्याय का मंदिर और वहां बैठे जजेस को न्याय का देवी देवता मान के पूछते हैं। भाई, आम लोगों को भले ही पुलिस अफसर नेता किसी पर भरोसा ना हो, लेकिन जजेस पे तो रहता ही रहता है। आज उनको आप भरोसा भूकंप के झटकों की तरह हिल गया। कौन है वो जस्टिस वर्मा जिनके घर से कैश मिलने का आरोप लगा है? वो कैश अगर मिला तो मिला कैसे? इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की एंट्री हुई तो हुई कैसे? बड़े वकील से लेकर बड़े जज तक इस मामले में क्या कह रहे हैं? संसद तक में इस मामले की गूंज कैसे सुनाई दी? शाम होते होते इस पूरी कहानी में कौन से बड़े ट्विस्ट आ गए? किसने कह दिया कि नोट तो मिले ही नहीं है? और पीएम मोदी का कौन सा 10 साल पुराना काम लोगों को आज याद आ रहा है? ये सब आज आपको इस चैप्टर में देखना चाहिए। लेकिन आज जो दिन में पहले हम घमासान मचा, उसकी एक झलक देखिए। Huge amounts of cash unearthed at the residence of a judge of the Delhi High Court. So I request